हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या चैनल पे। कल आपका जनरल साइंस का टेस्ट हुआ था। आज हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। चलिए हम लोग पहले टेस्ट पे चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग को बहुत सारी बातें करनी है आगे शेड्यूल के बारे में, आप लोग के परफॉर्मेंस के बारे में। चलिए हम लोग टेस्ट पे देख चलते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्र में नदी का की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? देखिए आप लोग, ये प्रैक्टिकल चीज है। कुछ मुझे लगता है कि आप में से सारे बच्चे तो समुद्र में नहीं देखे होंगे सामने से, मतलब रियल। लेकिन जो बच्चे समुद्र देखे होंगे, जो बच्चे समुद्र में पानी में गए होंगे, आपने फील किया होगा कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा या कोई भी जो दूसरे मीठे पानी स्रोत है, उसके अपेक्षा आसान होता है। इसके पीछे कारण क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो हम लोग आंसर देखते हैं। इसका कारण है कि समुद्री जल नमकीन होते हैं। लेकिन नमक में क्या जादू है कि समुद्र में तैरना आसान होता है? हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और फिर और डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, जो समुद्र की पानी होती है, उसमें सोडियम क्लोराइड और बहुत सारे लवण पाए जाते हैं, ठीक है? इसके कारण क्या होता है कि समुद्र का पानी का घनत्व जो है वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? जिस कारण जो है उत्प्लावकता भी अधिक हो जाता है। अब क्या कारण घनत्व ज़्यादा होता है? ये यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि घनत्व ज़्यादा हो जाता है समुद्र के पानी का, नमकीन होने के कारण। सोडियम क्लोराइड और दूसरे लवण होने के कारण इसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? दूसरा चीज़ आपके दिमाग में आएगा, ये उत्प्लावकता क्या है? तो मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब कभी हम पानी में किसी सामान को देते हैं, कोई भी सामान हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, लोहा का सामान हो, कोई भी सामान, तो हमेशा पानी भी एक अंदर से अंदर से पानी भी उस सामान या किसी चीज़ के ऊपर एक फ़ोर्स लगाता है। ऊपर से एक कोई सामान पानी में जाता है, नीचे से पानी एक फ़ोर्स लगाता है। होता क्या है, जब पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है? नमकीन पानी होती है, उस कारण से उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से पानी के अंदर से जो फ़ोर्स आता है, वो ज़्यादा आता है। और ज़्यादा फ़ोर्स आएगा, ऊपर से कोई सामान जाएगा, आदमी है, कोई भी सामान है, तो वो डूबने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, जिस कारण तैरना क्लियर है? ठंडे पानी में क्या होता है? मीठे पानी, ठंडा नहीं, मीठे पानी में क्या होता है? मीठे पानी में पानी के अंदर से जो फ़ोर्स लगता है, वो कम लगता है, जिस कारण व्यक्ति को तैरते समय, किसी पर्सन को बहुत मेहनत करना होता है तैरने के लिए। लेकिन जहाँ पे पानी नमकीन होगा, घनत्व पानी का ज़्यादा होगा, वहाँ पे पानी का ज़्यादा फ़ोर्स लगेगा उस पर्सन के ऊपर और उससे क्या होगा? आदमी को तैरना आसान हो जाएगा। ठीक है? मुझे लगता है कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। देखिए होता क्या है कि पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्र पर घेरने का प्रयास करता है। इस कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। देखिए ये हो सकता है कि ये आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आए, मैं फिर बताता हूँ। एक कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स के अंतर्गत क्या होता है, जो किसी भी तत्व, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो अणु होता है, वो एक दूसरे के साथ खींचे चले आते हैं कोहेसिव फोर्स के अंतर्गत। जब एक दूसरे के अंदर खींचे चले आते हैं, तो होता क्या है, उस कारण वो एलिमेंट जो है एकदम सिकुड़ जाता है। पानी की बूंद में भी सेम यही चीज होता है। पानी का जो अणु होता है वो एक दूसरे की तरफ खींचा चला आता है, जिसके कारण जो पानी की बूंद है वो गोलाकार हो जाती है। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। हेडोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? देखिए जहाँ पिछला 2 क्वेश्चन जहाँ कुछ कंसेप्चुअल था, जहाँ पे कुछ समझने का था, ये बिल्कुल वन लाइनर है, मतलब इसको सिर्फ याद करने का है। इसको कांसेप्ट से कोई लेना-देना नहीं है। इस हेडोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए हेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। हम लोग और देखते हैं कि बाकी ध्वनि की तीव्रता और भूकंप को भी मापा जाता है, वो किसकी मदद से मापा जाता है? देखिए समुद्र की गहराई के लिए तो फेडोमीटर होगा, जैसे मैंने बताया प्रश्न में ही। और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को मापने के लिए होता है। आप लोग में से सारे बच्चे मुझे लगता है सिस्मोग्राफ के बारे में जानते होंगे कि भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। और ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल से। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन देखिए हमेशा एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्या होता है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। आपको अपना तैयारी उसी
आधार पे करना होगा कि जहाँ पे कांसेप्ट का ज़रूरत है, वहाँ पे आपका कांसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। प्लस आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को एकदम याद करने की। साइंस में भी बहुत सारा ऐसा पार्ट है, जैसे मैंने बाकी चीज़ में बताया था, साइंस में बहुत सारा ऐसा पार्ट है, उसमें आपको बिल्कुल याद करना होगा। ख़ासकर अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो। आईएएस के एग्ज़ाम में अब क्या ट्रेंड हो गया है पिछले मुझे लगता है 7-8 सालों से कि वन लाइनर बहुत कम होते जा रहे हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अभी भी बहुत ज़्यादा उसका मात्रा है। तो आईएएस के अलावा बाकी जितना भी एग्ज़ाम है, जितना सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है या टीचर के एग्ज़ाम होते रहते हैं, यूपी में आपको पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हर एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको वन लाइनर कहा जाता है प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों का क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग को अपना तैयारी भी इसी आधार पे करना होगा कि कुछ चीज़ बिल्कुल याद करना होगा, कुछ समझ के चलना होगा। ठीक है? हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जीव-जंतु जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर हम लोग आंसर एक्सप्लेनेशन में और बातें करेंगे। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है और चौथा, 5वां जो कि डी है, जिनमें कॉमन है, इसलिए मैं 3 बोलता हूँ हमेशा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। जो 2 है वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। वे बर्फ में साँस ले सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहता है। देखिए, आप लोग में से मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी जगह ज़रूर गए होंगे, जो बहुत ठंडा रहता है। अगर आप लोग को कभी कश्मीर जाने का मौका मिला है श्रीनगर, वहाँ पे आप अगर डल लेक को देखेंगे, तो आप देखते हैं कि डल लेक जो है, ठंडा में बिल्कुल ऊपर बर्फ जमा हो जाता है। मैं डल लेक नहीं तो विश्व के सारे एरिया में, बहुत सारे एरिया में ऐसा होता है। मैं इंडिया में भी बहुत सारे एरिया है, मैं डल लेक इसलिए खड़ा हूँ, क्योंकि डल लेक काफ़ी फेमस है। तो क्या उसके अंदर जो जितने भी जलीय प्राणी होते हैं, खासकर मछली, वो क्या मर जाते हैं ठंडे में? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि शीतकाल में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है, परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक द्रव अवस्था में रहता है, जिससे मछलियाँ तथा अन्य जलीय जीव जीवित रहते हैं। ठीक है? देखिए, होता क्या है कि जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे पहले देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है? पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है। घनत्व सबसे ज़्यादा होने का कारण होने से क्या होता है? जब पानी का घनत्व ज़्यादा रहेगा तो पानी भारी होने का नीचे आने लगेगा और नीचे आने लगेगा पानी, ऊपर में फिर सतह पे जो है 0 डिग्री टेम्परेचर जब होने लगता है तो सतह पे बर्फ का चादर बैठ जाता है, चादर बर्फ चारों तरफ से पानी की सतह पे आ जाता है और नीचे 4 डिग्री टेम्परेचर पे पानी जमता नहीं है। ऊपर में बर्फ हो गया, नीचे में पानी है और आप जानते हैं कि बर्फ क्या है? बर्फ ऊष्मा का कुचालक है। चालक का मतलब ये हो गया कि उसमें सूर्य का जो रोशनी है, वो सूर्य का रोशनी बर्फ को छेद छेद करके अंदर तक जाता नहीं है। तो 4 डिग्री ये पानी नीचे पानी ल रहता है, ऊपर में बर्फ रहता है, तो नीचे पानी रहने के कारण जितने भी जलीय प्राणी है, मछलियाँ हैं, वो जीवित रहती हैं। ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? यहाँ पे ऑप्शन है इनकी इसके तरंगों की दैर्ध्य की लंब सर्वाधिक होती है। हवा द्वारा इनका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या कारण है आप लोग देखते होंगे जब भी सड़क पे जाते हैं, कुछ चीज़ अगर प्रैक्टिकल आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कारण है कि जब जाते हैं ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है, ब्लू नहीं होता है, हरा नहीं होता है। हरा होता है लेकिन ट्रैफिक सिग्नल में जो खतरा का निशान होता है वो लाल होता है। क्या कारण? देखिए होता क्या है जो लाल प्रकाश होता है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ये सही हो जाएगा। उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने से के कारण क्या होता है? हम आपको बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहे हैं कि एक छोटा बच्चा होगा, उसको समझ में नहीं आया कि तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होता क्या है? अगर मैं ये बोलूँ कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो रेड लाइट सिग्नल लाल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जब जब तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ प्रकीर्णन का व्युत्क्रमणापाती होता है। प्रकीर्णन होता है कि भटकाव। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, तो प्रकीर्णन कम होगा।
जिस लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा है उस लाइट का प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। ये प्रूवन फैक्ट है। और जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका प्रकीर्णन सबसे कम है। प्रकीर्णन सबसे कम का मतलब क्या हो गया कि लाल कलर जो है भटकाव उसका बहुत कम होता है, जिस कारण से जो है दूर से भी ये स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। जब कोई भी कलर है उसका प्रकीर्णन अगर जितना कम होगा उतना दूर से उसको आराम से देखा जा सकता है। लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है। ये आपको एक बता रहा हूँ, चाह तो गया सिर्फ लाल रंग के बारे में, लेकिन एक बैगनी रंग को मैं बता रहा हूँ। तो लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होगा, इस कारण से दूर से भी आदमी उस रंग को आसानी से देख सकता है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल पे लाल रंग यूज होता है। अगला क्वेश्चन है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। इससे ठीक किया जा सकता है, ये क्या रहता है, अवतल लेंस को यूज करके निकट दृष्टि को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि होता क्या है? देखिए, नाम में लगता है निकट दृष्टि का मतलब वो ऐसा हो गया कि निकट का चीज देखने में मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। क्या है? देखिए, माइपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को देख लेता है स्पष्ट रूप से, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पे रखी रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। नाम जो होगा, जैसे निकट दृष्टि हो गया, इसमें जो नाम होगा उसका उल्टा होगा। निकट दृष्टि से नॉर्मली आपको लगेगा कि नजदीक का चीज देखने में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि का मतलब हो गया कि नजदीक के चीज को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, दूर के चीज को देखने में दिक्कत होगा। इसे इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है। क्योंकि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तर लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि में अवतल लेंस और दूर दृष्टि में उत्तर लेंस। दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दृष्टि में जैसे मैंने बताया कि नाम के अगेंस्ट है। दूर दृष्टि का मतलब ये हो गया कि दूर का चीज आसानी से देख लेंगे, नजदीक का चीज देखने में दिक्कत होगी। तो दूर दृष्टि में यूज होता है उत्तर लेंस का, और निकट दृष्टि में यूज होता है उत्तर लेंस का। देखिए, उत्तर लेंस होता है इस तरह का, उत्तर लेंस होता है इस तरह। अंतर क्या हो जाता है, जो उत्तर लेंस होता है बीच में मोटा होता है, और उत्तर लेंस बीच में पतला होता है। और एक और फैक्ट है कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है। कभी कभी देखिए, उत्तल अवतल में आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। मुझे पता है कि निकट दृष्टि में कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। आप समझिए कि निकट दृष्टि में होता क्या है, लेकिन निकट दृष्टि में अवतल लेंस यूज करेंगे कि उत्तल करेंगे, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर जाए। इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए, एक वर्ड याद रखिए, अवनी। पता नहीं, मुझे लगता है आप लोग में से कितनी एक पिक्चर आई थी भूल भुलैया, उसमें अगर विद्या बालन का नाम अवनी था। अवनी से उत्तर लेंस होता है और नी से निकट दृष्टि। बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है इससे आप कुछ आसानी से समझ सके। निकट दृष्टि में अवनी, अ से उत्तल, नी से निकट। अवनी हो गया निकट दृष्टि में उत्तर लेंस का use। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कौन सी भारत की टैंक रोडी मिसाइल है? तो टैंक रोडी मिसाइल कौन सा होगा, ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। आंसर है इसका नाग। ठीक है। हम लोग देख लेते हैं ये सब होता क्या है, K9 ब्रज और आकाश होता क्या है, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, नाग जो है भारत की एक टैंक रोधी मिसाइल है। इनके भूमि संस्करण की मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक नाग की मारक क्षमता है। और इसका मूल मंत्र है भागो और भूल जाओ। इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। K9 ब्रज भारतीय सेना का एक 140 तोप है, जबकि आकाश मिसाइल एक ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल है जो जमीन से हवा पर मार करने की क्षमता रखती है। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समझने का कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन दिया गया जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग बिल्कुल उसे रट्टा मार लीजिए। इस तरह का बहुत सारा आपको याद करना होगा कि कौन सा जमीन से जमीन पे मार करने वाला मिसाइल है, कौन सा जमीन से आकाश है, टैंक आएगा, किस तरह का टैंक है, ये सब आप लोग जरूर देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी दे रहता है। निम्नलिखित में से कौन अणु का भाग नहीं है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। सही जवाब होगा इसमें फोटॉन। तो फोटॉन होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो परमाणु के मूल अवयव है। फोटॉन क्या होता है? फोटॉन जो है ये लाइट एनर्जी का एक पार्ट है, एलिमेंट है, लाइट एनर्जी का पार्ट है फोटॉन। ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। हीलियम की नाभिक में क्या होता है? तो हर कोई भी जो एलिमेंट होता है उसके नाभिक में हमेशा
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होगा? हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसको बस याद रखना है, इसमें ज़्यादा कांसेप्ट की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? इस परिघटना को क्या कहते हैं? जैसे कपूर और नेफ्थलीन जो है वो गायब हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? ये जो परिघटना है इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ये होता क्या है ऊर्ध्वपातन? देखिए होता क्या है, नॉर्मल केस में क्या होता है, कोई भी जो ठोस होता है उसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? क्या वो डायरेक्ट वाष्प बन जाएगा? नहीं, ठोस होगा तो पिघलेगा, पहले द्रव बनेगा लिक्विड, फिर वो वाष्प बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो डायरेक्ट ठोस से बिना लिक्विड बने वाष्प बन जाता है। जैसे कपूर, आप लोग सब आदमी जानते हैं कपूर काफी फेमस है। और दूसरा नेपथलीन, इसके अलावा भी है। ये दोनों डायरेक्ट जो है ठोस से वाष्प बन जाता है बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए। तो वो प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरलावस्था में आए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है? जैसे कपूर, नेपथलीन इत्यादि। तो ये देखिए अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देखा है। ठीक है ना? 11वां प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें हम मुझे लगता है आप लोग में से सारे बच्चे जानते होंगे। इसका नाम, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का केमिकल नेम। देखिए बहुत सारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे बिहार में या एसएससी के एग्जाम में या दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्ट उसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि उसका रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोग को उसमें को ध्यान रखना होगा, बहुत सारा है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहा जाता है? इसका उपयोग क्या होता है? इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमेशा आपको तैयार रहना होगा। तो देखिए चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, इसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम भी है, और ज्यादातर इसमें केमिकल कार्बोनेट भी पाए जाते हैं। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज पाया जाता है, कम मात्रा में लेकिन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? देखिए सिलिका, एल्यूमिना, लोहा, ये सब पाया जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? यह भी नमक है जिसका उपयोग उर्वरक, अवशिष्ट जल, अग्निरोधक एजेंट में होता है। किसका यूज होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसका फॉर्मूला है MgCl2। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इसका उपयोग नमक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत चांदी पाया जाता है? देखिए नाम से तो लग रहा है जर्मन सिल्वर, मतलब जर्मनी का होगा और सिल्वर होगा। कुछ ऐसा ही लग रहा होगा अगर आप लोग पहली बार, जो बच्चा पहली बार सुन रहा होगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सारे बच्चे इसको, इसका जवाब आसानी से जानते हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चा पहली बार इसे पढ़ा होगा कभी ना कभी, उसे तो ये जरूर लगा होगा कि इसमें सिल्वर पाया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है अब देखिए। सच्चाई क्या है, इसमें चांदी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें देखिए तांबा पाया जाता है 50%, जस्ता 35 और निकेल 15%। चांदी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर के साथ निकेल, इसको क्या कहते हैं? निकेल सिल्वर भी कहते हैं। देखिए हम लोग यूट्यूब चैनल पे हैं, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, उससे जो भी हमारा क्लासेज है, जो टेस्ट लिया जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। 2-3 दिन में आप लोग का मैथ का क्लास होने वाला है। सारा चीज़ आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा ऐप है, यज्ञ विद्या ऐप है, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और रात को 10 बजे हर रात को नया क्वेश्चन आता है, उसका जवाब दीजिए। पुराना क्वेश्चन भी आपके ऐप में हमेशा रहता है, उसको भी जब आपको समय मिले तब उसका जवाब देते रहिए। देखिए, आज का ये जो वीडियो है, ये 2 पार्ट में बना रहे हैं, ये पार्ट 1 है। ये इसलिए बना रहे हैं, कभी-कभी बड़ा वीडियो रहता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। तो एक एक पार्ट अभी है, एक पार्ट फिर आपका बनेगा। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार से इसे पार्ट वाइज़ में देख सकते हैं, ठीक है? सेकंड पार्ट लेके हम लोग फिर आ रहे हैं। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय-बाय।